हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 48 ऑफ यूपीएससी जीएस टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लोकसभा का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था। नंबर ऑफ एमपीज वगैरह हमने डिस्कस करे थे, देन लोकसभा सेक्रेटेरिएट डिस्कस करा था, देन ऑब्वियसली वी ऑल्सो डिस्कस द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एज कम्पेयर टू राज्यसभा, जिसके अंदर हमने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था, आपका मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कैटेगरी ए, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, सो आज का लेक्चर बेसिकली आपका लोकसभा का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल डिस्कस करेंगे, मनी बिल, आपका फाइनेंशियल बिल, अमेंडमेंट एक्ट बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपका स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड विल ऑल्सो डिस्कस द टेन्योर ऑफ लोकसभा। मतलब आइडियली तो हमें पता होता है कि टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 years, बट कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, एंड जब लोकसभा का टेन्योर ख़त्म होता है तो क्या जो स्पीकर है उसका भी ऑफिस या उसका टेन्योर ख़त्म होता है या फिर कोई मतलब वो एक्सटेंड कर सकता है। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, कौन सा सीनियर मोस्ट एमपी जब नया जो जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो एमपी सिलेक्ट होकर आते हैं उसमें से जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और वो तब तक बना रहता है स्पीकर लोकसभा का जब तक कि फ्रेश इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते फॉर द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बिफोर बिगनिंग आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से कई यूज़र्स रिपीटेटिव वॉचर्स हैं हमारे, तो अच्छा हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। क्रिस्प नोट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो धीरे धीरे हम सारे जीएस के सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, इट विल गिव यू एन एज ओवर योर अदर पीयर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स। ठीक है, बिकॉज सारा मटेरियल कंसाइज है, कुछ भी मिसमैच नहीं होगा, एंड देन यू कैन इवेंचुअली रेफर द स्टैंडर्ड बुक्स and you can refer the notes and the pointers that are getting shared in this video lectures, वो eventually आपको prelims और mains दोनों में help करेंगे। ठीक है, so let's start. First topic is special power of लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अब देखो इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि आप पहले पढ़ चुके हो, तो बट दैट्स ओके, बिकॉज हमें बस एक जगह वो नोट्स के फॉर्मेट में एक जगह कंसाइजली पता होना चाहिए कि हाँ हमने स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा पढ़ा हुआ है, दीज आर द पॉइंटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो है दैट इज ऑब्वियसली जो भी बिल आ रहा है लोकसभा के अंदर उस बिल को नॉर्मल बिल की तरह ट्रीट करना है या मनी बिल की तरह ट्रीट करना है, ये डिसीजन आपका स्पीकर के पास रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली इनिशियली प्रेसिडेंट असेंट देता है तो ही वो बिल प्रपोज होता है, बट लोकसभा के अंदर उसका जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ ये जो बिल आया है जिस पे डिस्कशंस होंगी या जो जिस पे वोटिंग होनी है, वो बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, ये कम्प्लीटली जो डिसीजन है वो लोकसभा के स्पीकर के पास ही होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर सर्टिफाई एनी बिल एज मनी बिल। ठीक है, अब हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर मनी बिल है तो ऑब्वियसली आपका जो राज्यसभा का इंक्लूजन है या राज्यसभा का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज राज्यसभा के पास इस केस में ओनली हैज़ 14 days। उसके अंदर भी वो सजेशंस या रिजेक्शन नहीं, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते उस बिल को, अपने सजेशंस भेज सकते हैं या फिर सिंपली अप्रूव करके आगे प्रेसिडेंट के पास प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, जो सजेशंस वो देते हैं राज्यसभा, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा उसको मान के उसके बेसिस पे चेंजेस करे बिल के अंदर। वो चेंजेस मतलब इट इज़ अप टू द लोकसभा वेदर दे वांट टू चेंज एज पर द सजेशन गिवन बाय द राज्यसभा, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस राज्यसभा 14 दिन के अगर डिले होता है तो वहाँ से बिल सीधा प्रेसिडेंट को जाता है, वहाँ प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो बिल एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, सो इन दिस फ्रॉम लोकसभा के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो ये चीज़ सर्टिफाई करता है वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, और उसका जो डिसीजन होता है, डिसीजन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बाइंडिंग होता ही होता है, इसलिए जो भी डिसीजन लोकसभा स्पीकर का फाइनल होता है वेदर द प्रपोज बिल इज मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, दैट विल बी फाइनल। तो लिख लो इसको, द वेरी फर्स्ट स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर इज टू सर्टिफाई वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट, and his decision in this regard is final and binding। ठीक है, दूसरा जो स्पेशल पावर है दैट इज योर जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। उस केस में जो है स्पीकर जो हेड होगा, जो प्रिसाइड करेगा उस पूरे सेशन को, वो आपका लोकसभा का स्पीकर ही होगा। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा इज
प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओनली, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड, मतलब आपके पास गिने चुने के ही केसेस हैं जिसमें अभी तक आपके जॉइंट सेशंस हुए हैं, जिसके अंदर अगर एग्जाम्पल हो तो डाउरी का जो एक्ट था उस पर एक बार जॉइंट सेशंस हुए थे, तो आप ऐसे एग्जाम्पल निकाल सकते हो जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था, एंड ऑब्वियसली उस जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का जो प्रिसाइड करेगा वो आपका लोकसभा का स्पीकर ही होगा। तो लिख लो इसको, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। थर्ड लिखो, तो लोकसभा की ना कई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी बनती हैं, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, जो भी बिल प्रपोज होता है, ठीक है, उस बिल पे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लगता है कि इस पे और इंसाइट चाहिए, इस पे और डेटा चाहिए, इसका और इवैल्यूएशन करना है, तो वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, ठीक है। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी का काम होता है कि उस बिल को पूरी तरीके से उसके प्रोस कॉन्स, उसमें जो भी डेटा रेलेवेंस है, जो भी उसके इंसाइट्स चाहिए, अगर कुछ और रिसर्च चाहिए, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी उस पूरे बिल को या जो भी प्रपोजल लोकसभा के अंदर आया उसको स्टडी करके अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट्री कमेटी डेडिकेटेडली काम करती है। आपने कई देखा होगा कि कई ऐसी कमेटीज़ एक साल बाद आपके फाइनल कंक्लूजन देती हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आप एक और अच्छा डिटेल्ड और वाइज डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन लोकसभा स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट जो लोकसभा की होती है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अंडर ही काम करता है, ठीक है। कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही अपॉइंट करता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में वही हेड भी करता है उस पार्लियामेंट्री कमेटी को, बिकॉज हमने डिस्कस करा था जो आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है वो लोकसभा स्पीकर के अंडर ही काम करता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसेंशियली द कमेटी ऑफ लोकसभा एंड दे फंक्शन अंडर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एंड ऑब्वियसली इसका जो चेयरमैन, अगर मतलब फोर्थ पॉइंट में यही है कि द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी is appointed by लोकसभा स्पीकर ओनली, ठीक है। और कुछ कुछ केस के अंदर आपका जो लोकसभा स्पीकर हिमसेल्फ कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्टली जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है उसका जो चेयरमैन बनेगा वो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा, और कुछ कुछ केसेस में आपका लोकसभा स्पीकर ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है किसी किसी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, ठीक है, चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। अगर लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बन रहा है तो इट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। मतलब अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी है ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर वो मतलब अगर वो लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी है तो वो इवेंचुअली उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की पोस्ट पे, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो इसको लिख लो, इफ़ द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी नीड्स टू बी अपॉइंटेड देन इट इज़ डन बाय द स्पीकर, Lok Sabha speaker, who does the same, and if the speaker himself is a member of parliamentary committee then he is the ex officio chairman of the committee, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिख लो, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर व्हेन लोकसभा इज डिज़ोल्व, ठीक है। डिज़ोल्व का मतलब ये है कि अगर 5 साल पूरे हो गए या फिर अगर आपका जो लेट्स से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बेसिस पे सरकार गिर गई
तो उस केस के अंदर जो लोकसभा का स्पीकर है उसका क्या टेन्योर रहेगा, क्या वो भी गवर्नमेंट अगर डिज़ोल्व होती है, लोकसभा डिज़ोल्व होती है, तो क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिज़ोल्व हो जाएगी, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली फंडा क्या रहता है, द मोमेंट लोकसभा गेट्स डिज़ोल्व, व्हेन लोकसभा गेट्स डिज़ोल्व, जितने भी एमपीज होते हैं ना, ऑल एमपीज एक्सेप्ट लोकसभा स्पीकर, जितने भी एमपीज होते हैं एक्सेप्ट द लोकसभा स्पीकर, दे ऑल विल सीज टू बी दे ऑल सीज टू एग्जिस्ट एज अ लोकसभा मेंबर, ठीक है। और सिर्फ जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर, वो कंटिन्यू करता है अपने ऑफिस में जब तक कि नया जो लोकसभा है वो बन के नहीं आ जाता, ठीक है। नया अब बन के आने का मतलब ये है कि इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन के बाद जो एमपीज जीते हैं उनके साथ वो दोबारा एमपी लोकसभा में ज्वाइन नहीं करते, तब तक के लिए वो जो एग्जिस्टिंग लोकसभा स्पीकर है वो कंटिन्यू करता है अपना जॉब, ठीक है। जॉब कंटिन्यू करने का फंडा ये है कि लोकसभा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, लोकसभा इज़ अ इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। तो आइडियली ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट गिरी तो लोकसभा भी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और उसकी सारी वर्किंग और फंक्शनरीज रुक जाएंगी, दैट शुड नॉट द केस। इसलिए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का लोकसभा का स्पीकर है, मतलब वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो सकता है या ऑपोजिशन का लोकसभा का स्पीकर हो सकता है, मतलब आइडियली बाय ट्रेडिशन और कन्वेंशन जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसी का ही एमपी जो बनता है वही लोकसभा का स्पीकर बनता है। तो येस, वंस दैट लोकसभा गेट्स डिसॉल्व, तो उसके बेसिस पे आपके सारे एमपीज अपनी अपनी पोजीशन खो देंगे एक्सेप्ट द लोकसभा स्पीकर। वो द पर्सन विल कीप ऑन वर्किंग एज अ लोकसभा स्पीकर जब तक कि नई लोकसभा वापस आ नहीं जाती, ठीक है। इसमें लिख लो, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ऑल एमपीज एक्सेप्ट द स्पीकर सीज टू एग्जिस्ट, सीज CEASE, cease to exist, full stop. Speaker continues in his office till the new Lok Sabha is constituted. This is because when the Lok Sabha is dissolved, Lok Sabha as an institution does not come to an end, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर वो गवर्नमेंट गिरती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट का जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ जो लोकसभा, वो भी काम करना बंद कर देगा या उसकी फंक्शनरीज रुक जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो आपका लोकसभा का स्पीकर है दैट विल कंटिन्यू एज अ लोकसभा स्पीकर जब तक आपकी नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तो हमने लास्ट टाइम लिखी थी, लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड, देयरफॉर स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टू रिप्रेजेंट लोकसभा, ठीक है। अब फंडा क्या रहता है, जब when all new MPs enters Lok Sabha, then old कह लो या existing कह लो, एक ही बात है, an old or existing Lok Sabha speaker will leave his position ऑफ स्पीकर, ठीक है। देख लो इसको, वंस ऑल न्यू एमपीज एंटर लोकसभा कॉमा ओल्ड स्पीकर लीव्स हिज पोजीशन ऑफ स्पीकर, ठीक है। अब ये जो नए बन के आए हैं ना, ये जो न्यू एमपीज इलेक्ट होके आए हैं, इनमें से एज पर द एक्सपीरियंस जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होगा, एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो सबसे देर तक एमपी बना है या सबसे ज़्यादा बार एमपी बना है उसको सीनियर मोस्ट एमपी बोलते हैं, सीनियर मोस्ट एमपी फ्रॉम न्यूली इलेक्टेड एमपीज विल बी चूजन एज प्रोटेम स्पीकर, PROTEM स्पीकर, ठीक है। अब जो नए एमपी सिलेक्ट होके आए हैं उसमें से जो सीनियर मोस्ट एमपी रहेगा उसको सिलेक्ट करा जाएगा एज अ प्रोटेम स्पीकर, जो कि मतलब एक तरीके से ट्रांजिशनल लोकसभा स्पीकर का रोल प्ले करेगा जब तक कि नए लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते, ठीक है। तो लिख लो इसको, फ्रॉम द न्यू 543 एमपीज दैट आर इलेक्टेड, सीनियर मोस्ट एमपीज
senior most MP is selected as pro tem speaker, full stop. Senior most MP is in the terms of experience as MP and not in terms of age. ठीक है, ठीक है. तो सीनियर मोस्ट MP को आपको प्रोटम स्पीकर बनाना पड़ेगा. ठीक है, और ये प्रोटम स्पीकर तब तक रहेगा जब तक आपके लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस कंक्लूड नहीं हो जाते. ठीक है, अब प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कौन करेगा? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्रोटेम स्पीकर. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ओनली will give the oath also, will give the oath to pro tem speaker. ठीक है, लिख लो इसको. प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द pro tem speaker, full stop. प्रेसिडेंट विल गिव oath to the pro tem speaker. दिस pro tem speaker मतलब ये pro tem speaker जब बन जाएगा ना, विल गिव ओथ. भाई जो नए एमपी इलेक्ट होके आए हैं उनकी भी ओथ की सेरेमनी होती है. तो ये प्रोटम स्पीकर आपका उन नए न्यूली इलेक्टेड एमपीज को ओथ दिलवाएगा. ठीक है, सो दिस प्रोटम स्पीकर विल गिव ओथ टू न्यूली इलेक्टेड एमपीज. ठीक है, गिव की जगह ना इधर एडमिनिस्टर कर लो. ठीक है, और ऑब्वियसली जब व्हेन इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज इन प्रोग्रेस, देन प्रोटेम स्पीकर ही है जो आपका उस सेशन पे प्रिसाइड करेगा. देन प्रोटेम स्पीकर विल प्रिसाइड. ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर विल प्रिसाइड द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर. न्यू. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखवाया है ना, प्रोटम स्पीकर विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड एमपीज, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑन एमपीज ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हु एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ एमपी, लेट्स से लोकसभा राज्यसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले आंसर के हिसाब से चलें तो ऑब्वियसली प्रोटम स्पीकर है फॉर लोकसभा. प्रोटम स्पीकर आंसर है ये फॉर लोकसभा, एंड चेयरमैन फॉर राज्यसभा. ठीक है, तो राज्यसभा के जितने भी एमपीज आएंगे उनकी जो ओथ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेयरमैन करेगा, और लोकसभा के लिए आपका प्रोटम स्पीकर. ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियली जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि लोकसभा राज्यसभा के एमपीज जब अपॉइंट होकर आते हैं तो उनकी जो ओथ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट द्वारा होनी चाहिए. ठीक है, बट प्रेसिडेंट क्या करता है, वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केटर कर देता है टू चेयरमैन एंड टू द न्यूली इलेक्टेड प्रोटम स्पीकर. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रोटम स्पीकर लोकसभा के अंदर न्यूली इलेक्टेड एमपी से का जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करते हैं, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे चेयरमैन राज्यसभा में जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनकी ओथ सेरेमनी को एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना इसको. लिख लो, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड ओथ फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा न्यूली इलेक्टेड एमपीज, और somebody on his behalf can do the same, full stop. On president's behalf, Rajya Sabha chairman administered oath in the Rajya Sabha, and on president's behalf, pro tem speaker administered oath in Lok Sabha. ठीक है, so this was all about your special powers or special provisions for speaker of Lok Sabha. ठीक है,
देन अ स्मॉल टॉपिक, टेन्योर ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखो टेन्योर ऑफ लोकसभा हमें पता है 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, तो 5 इयर्स जब हमारे जनरल इलेक्शन या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, 5 इयर्स इज द टाइम ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली जो आपकी सीट्स हैं जिस पे इलेक्शंस होते हैं दैट इज योर 543। ठीक है, इसके अंदर यूटी स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये तो आइडियल स्टेट है कि भाई 5 साल अगर गवर्नमेंट रुकी तो उसके बाद आपके इलेक्शंस होंगे, देन योर न्यूली इलेक्टेड एमपीज विल टेक ओवर। न्यूली इलेक्टेड एमपी लोकसभा आएंगे और वहाँ से फिर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन के आपकी नई गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, बट अगर 5 साल से पहले ही गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो डिसोल्यूशन डेट के 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का इलेक्शन कंक्लूड होके एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश होना ज़रूरी है। ठीक है, लिख लो इसको। इफ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग 5 years, देन द फ्रेश लोकसभा नीड्स टू बी अवेलेबल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स से अगर 1 Jan 2023 से आपकी 1 Jan 2028 तक चलना है सब कुछ। ठीक है, बट आइडियली अगर ये गवर्नमेंट 1 Jan लेट्स से 2025 में ही ब्रेक हो गई, तो 1 जुलाई 2025 से पहले मतलब 6 months न्यू एमपी लोकसभा शुड बी इलेक्टेड टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्सो ये जो टाइमलाइन है 5 साल की, कि भाई आइडियली आपके 5 साल, आइडियली क्या यूजुअली आपके 5 साल तक का टेन्योर रहता है लोकसभा का, ये आपका एक्सटेंड हो सकता है किस केस के अंदर, जो हमने नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में भी डिस्कस करा था। इन टर्म्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये आपका 5 साल से ज़्यादा प्लस हो सकता है, 5 years प्लस टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट कैन हैपन। ठीक है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो बोल देगी भाई अभी जो देश के हालात है उसमें हम इलेक्शन नहीं करा सकते, उस केस के अंदर भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, ये 5+ years आपका 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 year एक्सटेंशन मैक्स। ठीक है, 1 साल करके हो सकता है कई बार, बट अगर 5 साल के बियॉन्ड गया तो वो पहले 6ठे साल तक जाएगा। ऐसे नहीं कि 5.5 साल में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो होने को एक्सटेंड हो सकता है, बट ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो लिख लो, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लोकसभा कैन एक्सटेंड फॉर 1 year एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मेनी टाइम्स फॉर 1 year इफ नेशनल इमरजेंसी इज स्टिल एक्टिव। ठीक है, ऑल्सो इफ ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा नेशनल इमरजेंसी कम्स टू एन एंड देन फ्रेश लोकसभा इलेक्शन नीड्स टू बी डन विद इन 6 months। ठीक है, तो अगर 5 साल के बाद अगर ये आपकी जैसे 6th year में है, ठीक है, लोकसभा, और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाता है, सो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 months। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, सो दैट योर न्यू गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म। ठीक है, विद न्यू लोकसभा एमपीज। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट एक्ट्स बिल, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस हाउस में कौन ला सकता है, क्या मेजॉरिटी चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेडलॉक, वो सारी चीज़ें हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अगर कोई बिल है, जैसे आपका मनी बिल है, तो ऑब्वियसली अगर वो राज्यसभा में गया तो उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे 14 दिन के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाएगा। बट क्या वो सेम एक्शन ऑर्डिनरी बिल के लिए भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बिल्स विल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल,
ठीक है, कि भाई कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है या देश के फाइनेंस से रिलेटेड है, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मनी बिल ऑल्सो, क्योंकि मनी बिल आपका आर्टिकल 110 के अंदर सारा डिटेल में है, तो वो हम थोड़ा समझेंगे, बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, देन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, दैट इज़ योर बजट, ठीक है। पार्लियामेंट में बजट कैसे रखा जाता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्लो ऑफ बजट, इंट्रोडक्शन, वोट ऑन अकाउंट, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो प्लीज़ बी अलाइन, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट भी बता दिया क्या होगा, एंड इवेंचुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपका बजट, बिल्स एंड ऑल, ठीक है, उसकी ओर हम जा रहे हैं, ठीक है। So this is all for today. I hope you found this video informative. ठीक है. If you like the content, please like, share and subscribe. ठीक है. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.